तो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स क्या चीज़ सही से करते हैं कि वो मार्केट में कंसिस्टेंटली अपना पैसा कंपाउंड कर पाते हैं। बट वहीं एक रिटेल ट्रेडर है, इन्वेस्टर मार्केट में स्ट्रगल करता है। इसी क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विशेष सराफ। मैंने सीएमटी का लेवल 3 एंड सीएफए का लेवल 1 क्लियर कर रखा है और अब मैं अपनी नॉलेज एंड इंसाइट्स को इस चैनल के थ्रू आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ओवरऑल हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स की यहाँ पर स्टडी करेंगे। 18 इन्वेस्टर्स की स्टडी करने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम पीरियड एक इन्वेस्टर का 60 ईयर्स है जिसमें, एंड हाईएस्ट रिटर्न जो है 66% का है। तो कौन है ये इन्वेस्टर्स? तो ओवरऑल हम इन इन्वेस्टर्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइदर वो वैल्यू इन्वेस्टर्स है, या फिर वो ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टर्स है, या फिर वो क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स है, या फिर वो ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस को यूज करके इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वो एक कॉन्ट्रैरियन इन्वेस्टर है। और इसके थ्रू हम एक टेबल को इधर बनाने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ है जो शोकेस करता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, जहां पर एक्स एक्सिस आपको बताती है कि उनका करियर हॉरिजॉन कितना था, बेसिकली कितने टाइम तक उन्होंने उस रिटर्न को जनरेट करके दिखाया। एंड आपका वाई एक्सिस बताता है कि उनका एनुअल रिटर्न कितना था। तो 18 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को हमने यहाँ पर प्लॉट करा है। एट द वेरी राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने वॉरेन बफेट को प्लॉट कर रखा है, जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन जो करियर लेंथ रहा वो 60 ईयर्स का रहा, जिसपे उन्होंने हर साल का जो उनका सीएजीआर रहा वो अप्रॉक्स 20% के आसपास रहा। एंड एट द अपर एंड टॉप एंड आप देख सकते हो जिम साइमंस है, जिनका ग्रॉस रिटर्न अबाउट 66% पर ईयर था और उनका टेन्योर 30 ईयर्स का था। एंड ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हो यहाँ पर जिम रॉगर्स है, जिनका जो हॉरिजॉन था, इन्वेस्टमेंट करियर का लेंथ था वो 10 साल का था और उनका जो एनुअल रिटर्न था वो 45% का सीएजीआर था। तो ये 18 इन्वेस्टर्स को हमने प्लॉट कर रखा है। इससे कुछ अगर इनसाइट्स निकालने की कोशिश करें तो हमें दिखता है कि राइट हैंड साइड पे जहाँ पर करियर लेंथ अबाउट 30 ईयर्स है, बेसिकली 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स एंड 60 ईयर्स की जो करियर लेंथ है, उसमें सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स है वो वैल्यू इन्वेस्टर्स थे। बेसिकली वो वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को फॉलो करते थे। तो अपन कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आपको लॉन्गर टर्म में कुछ ऐसा फिलॉसफी को अडॉप्ट करना है जो लॉन्गर टर्म में अच्छा परफॉर्म करती है, या फिर जिसका करियर लेंथ जिनकी ज़्यादा है, जिन इन्वेस्टर्स की, वो मेनली वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। एंड क्या अगर बात करें हाईएस्ट रिटर्न्स की, तो वो है जिम साइमंस के। उन्होंने क्या चीज़ को फॉलो करा था? वो फॉलो करते थे क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग, ये सारी फिलोसॉफीज को आगे वीडियो में हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। एंड कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी रहे जिनका इन्वेस्टमेंट या करियर लेंथ था वो तो बड़ा छोटा था, 10-15 साल का, बट उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे जिम रॉगर्स, सिर्फ 10 ईयर्स का इनका करियर लेंथ रहा, बट 45% के सीएजीआर से इन्होंने पैसे को ग्रो करके दिखाया। वैसे ही जॉयल ग्रीनबेल्ट, इन्होंने 20 ईयर्स के टाइम पीरियड में 40% का सीएजीआर जनरेट करके दिखाया। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका एवरेज रिटर्न 20 to 25% है, एंड लगभग 25 से 30 साल का इनका करियर का लेंथ रहा। अब हम देखेंगे डीप डाइव करके कि आखिर डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज कैसे काम करती है, क्या उसका फ्रेमवर्क रहता है, एंड कैसे आप भी उन फिलोसॉफीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब हम डीप डाइव करते हैं डिफरेंट फिलोसॉफीज जो हमने अभी इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हुए देखा। तो मेजरली हम 4 फिलोसॉफीज को यहाँ पर कवर करेंगे। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग, सेकंड है ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग, थर्ड है क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग, एंड फोर्थ है ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस की फिलोसॉफी, और इन्हें कैसे यूज करना है एंड क्या इनका फ्रेमवर्क रहता है जब हम इन फिलोसॉफीज को यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। तो क्या फिलोसॉफी है वैल्यू इन्वेस्टिंग की? वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी कहती है कि हमें बहुत ही अच्छे बिजनेसेस को खरीदना है, फेयर प्राइस पे खरीदना है, एंड लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। यही पूरी फिलॉसफी का क्रक्स है। तो क्यों वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करती है? वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करती है ड्यू टू द इमोशन ऑफ फियर। तो मार्केट में बहुत तरीके से फियर की सिचुएशंस बनेगी, पैनिक की सिचुएशंस बनेगी, तब आपको अच्छे अच्छे बिजनेसेस बड़े ही सही वैल्यूएशन पे मिल रहे होंगे। और उसी टाइम आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स को यूज करना है, एंड उन बढ़िया बिजनेसेस को एक अच्छे फेयर वैल्यू पे पिक करना है, और वहां से आपका जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है वो काम करता है। तो ओवरऑल हमारे जो हमने क्वाड्रेंट अभी देखा था उसमें 6 ऐसे लोग थे, 6 ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स थे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को फॉलो करते थे।
55 टू 60 ईयर्स का मैक्सिमम करियर लेंथ देखने को मिला। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको बड़ा ही अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहते हैं तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फिलॉसफी ये है कि हम ऐसे बिजनेसेस को खरीदेंगे जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी कम रेट में ट्रेड कर रहा होगा, और वहाँ से ही हम जो गैप है उसको अर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दो तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती थी। पहले बेंजामिन ग्राहम स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टिंग होती थी, जिसमें बेसिकली हम बहुत डीप वैल्यू स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करते थे। बेसिकली हम बिजनेसेस को नहीं देखते थे, सिर्फ डीप वैल्यू स्टॉक्स को खरीद रहे थे जो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। बट फिर आई वॉरेन बफेट स्टाइल इन्वेस्टिंग। तो उन्होंने इसमें एक हल्का सा चेंज करा कि हम हाँ वैल्यूएशन तो देखेंगे, बट हम कुछ भी नहीं खरीद रहे होंगे, हम सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को खरीदेंगे जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है और उनको अच्छे प्राइस पॉइंट्स पे हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये आया बफेट वाला इन्वेस्टमेंट स्टाइल जिसे आज हम फॉलो करते हैं, और बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट की फिलॉसफी को यूज करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करते वक्त। तो आखिर इसका फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं? तो इधर 5 स्टेप मैंने आपको फ्रेमवर्क दे रखा है। सबसे पहला स्टेप होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आप उस बिजनेस को समझिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो बिजनेस पैसा कैसे कमाता है, उसका रेवेन्यू मॉडल कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल मॉडल कैसा है, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, उसके कंपटीटर्स कौन है, उसके सप्लायर्स कौन है, उसके कस्टमर्स कौन है। तो एक बिजनेस का ओवरऑल पहले आपको व्यू बनाना है कि आखिर वो बिजनेस कैसा है, क्या वो क्वालिटी बिजनेस है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के बाद सेकंड स्टेप आता है, क्या बिजनेस में कोई मोट है। मोट क्या होता है? क्या बिजनेस के पास कोई ऐसा कम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? क्या उसके पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है? क्या उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जिसके कारण वो इतना सस्ता माल प्रोड्यूस कर सकता है कि और कंपटीटर्स उस भाव पे प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा रेगुलेशंस है जो उसके फेवर में एक्ट करता है जिसके कारण उसको एक कम्पिटिटिव एज बना है? तो अपन को ये देखना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार उस बिजनेस में कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। थर्ड, एक अच्छा बिजनेस निकालने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यूएशंस के टूल को हम यूज कर रहे होंगे। आइदर यू टॉक अबाउट डीसीएफ, पी रेशियो, पी बाई बी रेशियोज, इन सब चीज़ों की मदद से हम उस बिजनेस की एक इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे। बेसिकली उस बिजनेस की क्या ट्रू वर्थ होनी चाहिए उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू के फ्रेमवर्क से निकाल रहे होंगे, और फिर हम उस बिजनेस को बाय करेंगे, बट कब? जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा होगा। अगर मान लीजिए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 200 रुपये और हम चाहते हैं कि मिनिमम 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, तो एटलीस्ट वो अगर हमें 100 रुपये से नीचे बिजनेस मिलेगा तभी हम उसमें पैसा लगा रहे होंगे। तो अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी है, फिर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन करना पड़ेगा, एंड अगर उससे भी नीचे अगर आपको कोई बिजनेस मिल रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लायक है, एंड वो हमारा वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिजनेस, एक स्टॉक हमें मिल गया है। एंड लास्टली, वैल्यू इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्ट टर्म बाय एंड होल्ड वाली चीज़ नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट लॉन्गर टर्म फ्रेमवर्क है। तो इसमें आपने जिस स्टॉक को निकाला है, जिस स्टॉक को एनालाइज करा है, उसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, ताकि आप उस वैल्यूएशन जो री रेटिंग होगी उसका फ़ायदा उठा सके एंड अल्टीमेटली अल्फा क्रिएट कर सके। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, वॉल्टर स्कॉल्स, जॉन टेम्पल्टन, इसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क से इन्वेस्ट किया करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छे पीरियड में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिखाया है। अगर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें तो बफेट का एक बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ कोका कोला। तो कोका कोला, जैसा हम जानते हैं, एक सॉफ्ट बेवरेजेस बनाने वाली कंपनी है, उसको वॉरेन बफेट ने खरीदा था। तो एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस फ्रेमवर्क था उसका, एंड वो एक अच्छे वैल्यूएशन पे वॉरेन बफेट को मिल रहा था, और उस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा एंड लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट में बने रहे, जिससे उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा था, वो अराउंड $25 बिलियन हो गया बाय 2020। बेसिकली 25 टाइम्स उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क को यूज़ करके। अब हम बढ़ते हैं अगले फ्रेमवर्क की तरफ, जो कि है हमारा ग्लोबल मैक्रो। तो क्या है ये ग्लोबल मैक्रो फ्रेमवर्क? तो हम इस ग्लोबल मैक्रो फ्रेमवर्क में क्या करते हैं, बेसिकली हम एक कंपनी का, इंडस्ट्री का व्यू नहीं बनाते, हम पूरी इकोनॉमीज का, जियो पॉलिटिकल, पूरे दुनिया का व्यू बना रहे होते हैं। बेसिकली एक बड़ा ही टॉप डाउन अप्रोच हम ले रहे होते हैं। हम एक ब्रॉडर व्यू के साथ काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे इन्वेस्टमेंट्स को पोजिशन करते हैं। तो हम
बहुत बड़े जो फोर्सेस हैं मार्केट में, जो बेसिकली मार्केट को ड्राइव करते हैं, हम उनके ऊपर व्यू बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पोजीशन करते हैं। कैसे? तो मार्केट के फोर्सेस को एनालाइज करने का फ्रेमवर्क क्या है, अब हम ये देखते हैं। तो ओवरऑल 4 स्टेप का ये फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल बैंक्स को फॉलो करना है। तो अल्टीमेटली जो मनी का फ्लो है इकोनॉमी में, वो कौन डिसाइड कर रहा होता है? वो सेंट्रल बैंक्स डिसाइड कर रही होती है। आइदर मनी की सप्लाई को कम करना या फिर मनी की सप्लाई को बढ़ाना, वो काम मेजरली सेंट्रल बैंक अपने हाथ में लेकर कर रही होती है। और मनी के फ्लो से ही सारी इकोनॉमी एंड सारे बिजनेसेस उस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर मनी का फ्लो अच्छा होगा तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे। वही अगर मनी का फ्लो बुरा होगा, मनी की शॉर्टेज होगी, तो बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई एंड यूएस में फेड, उनकी पॉलिसीज, उनकी की रेट डिसीजंस क्या है, उनको आपको फॉलो करना है, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल क्या मनी का सप्लाई बढ़ रहा है या फिर मनी का सप्लाई मार्केट से कम हो रहा है। सेकेंड, क्रेडिट साइकिल। तो होगा क्या, ज़्यादातर जो बिजनेसेस है वो क्रेडिट पे काम करते हैं। अगर उनको चीप क्रेडिट मिलेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे एंड अल्टीमेटली उनके स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको क्रेडिट साइकिल को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स अब कम होने वाले हैं या फिर इंटरेस्ट रेट्स अब बढ़ने वाले हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बेट्स को पोजीशन करना है। तो जो थर्ड एंड फोर्थ हमारा पॉइंट है, सबसे पहला नरेटिव से बच के चलना है। तो जब भी आप मैक्रो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैक्रो ग्लोबल देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे नरेटिव्स बन रहे होंगे जिनसे आपको बचना है। आपको देखना है क्या कोई स्टोरी जो मार्केट में पब्लिश हो रही है, जैसे मान लीजिए 2008 में सबको ऐसा लग रहा था कि हाउसिंग मार्केट तो कभी टूट ही नहीं सकता है, तो क्या उसके पीछे बैक्ड बाय डेटा वो चीज़ बोली जा रही है या फिर सिर्फ हवा में बातें हो रही है, सिर्फ हवा में नरेटिव्स बन रहे हैं? तो इस चीज़ का आपको बड़ा ध्यान रखना है जब भी आप मैक्रो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि बैक्ड बाय डेटा चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ नरेटिव्स नहीं होने चाहिए। एंड लास्टली, जब भी आप मैक्रो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपने कन्विक्शन को साइज करना है। अगर मान लीजिए आपका कोई कन्विक्शन है कि इस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा एक बड़े मैक्रो ट्रेंड के कारण, तो आपको अपनी पोजीशंस को भी थोड़ा बड़ा एंड थोड़ा एग्रेसिवली बिल्ड करना है, क्योंकि जो मैक्रो ट्रेंड्स है वो बड़े कम मिलते हैं एंड उसमें पैसा बनाने के लिए आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को बड़ा एक्यूरेट रखना पड़ेगा एंड साइज अप करना पड़ेगा, ताकि आप उसमें अच्छा पैसा बना सकें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जैसे जॉर्ज सोरोस, पॉल ट्यूडर जोन्स, जो इस ग्लोबल मैक्रो फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं एंड उनसे बहुत अच्छा पैसा उन्होंने मार्केट्स में बनाया है। नाउ मूविंग टू द थर्ड फ्रेमवर्क, दैट इज द क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। तो जो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क है, ये बहुत लोगों के लिए काफ़ी नया होगा एंड बहुत कम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली क्वांट इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है? तो इसमें हम ह्यूमन जो है वो डिसीजन नहीं ले रहे होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स एंड डेटा की मदद से हम अपनी बेट्स को ले रहे होते हैं। तो बेसिकली सारा ह्यूमन जजमेंट को इरेज करके सिर्फ डेटा के बेसिस पे जब हम लॉन्ग शॉर्ट एंड क्या करना है उसका डिसीजन ले रहे हैं, तो उसे ये क्वांट इन्वेस्टिंग कहते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ करना, सारा का सारा जो ह्यूमन इमोशंस है उसको ये इन्वेस्टिंग रिमूव करने की कोशिश करती है। तो मार्केट्स में सब कुछ सही होते हुए भी सब कुछ गलत हो सकता है अगर अपनी खुद की फिलॉसफी, खुद की इमोशंस को हमने कंट्रोल में नहीं रखा। तो उस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को ही रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग होता है, जिसमें हम खुद से डिसीजन नहीं लेके कंप्यूटर्स की हेल्प से हमारे डिसीजंस को ले रहे होते हैं। तो जिम साइमन सबसे बड़े क्वांटिटेटिव ट्रेडर हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिखाया है थ्रू क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं, फैक्टर इन्वेस्टिंग, क्वांटिटेटिव वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सब भी, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये सारे भी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग के ही सब पार्ट्स हैं। तो आखिर ये सिस्टम बनते कैसे, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग होती कैसे, इसका क्या फ्रेमवर्क है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग्स चलती है रूल्स पे, चलती है डेटा पे। तो हर चीज़ जो आप करना चाहते हो वो हम रूल्स में कन्वर्ट कर रहे होगे। बेसिकली क्या चीज़ बाय करनी है, क्या चीज़ सेल करनी है, किस रेट पे करनी है, कब करनी है, कितनी पोजीशन लेनी है, इस हर चीज़ के लिए हम रूल बना रहे होंगे क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क्स में। सेकेंडली, हर चीज़ को ट्रैक करेंगे, क्योंकि डेटा एक बार नहीं बनता, डेटा हर बार बदलता रहता है। तो कैसे बदलते हुए डेटा के साथ अपनी पोजीशंस को बदलना है, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। थर्डली, कुछ भी हम रैंडम नहीं कर रहे होंगे, हम हमारे हर एक रूल को पास्ट डेटा के साथ
बैक टेस्ट करके देख रहे होंगे कि अगर हम इस रूल को पास्ट में इम्प्लीमेंट करते तो ये रूल कैसा परफॉर्म करता, एंड उसके बेसिस पे हम अपने सिस्टम्स को डेवलप कर रहे होंगे। एंड एक बार पूरा सिस्टम डेवलप होने के बाद हम इसे ऑटोमेट कर देंगे। ऑटोमेशन का क्या मतलब है? बेसिकली कंप्यूटर्स ही डिसीजन ले रहा होगा एंड कंप्यूटर्स ही हमारे लिए उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट भी कर रहा होगा। और इस तरीके से एक पूरा क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क आपके पास रेडी होके आ जाएगा। Now, moving to the fourth and the last philosophy of investing, that is a growth at reasonable prices. तो आखिर क्या होता है ये ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस का फ्रेमवर्क? तो गैप के फ्रेमवर्क से हम ऐसी कंपनीज निकाल रहे होते हैं जो हाई ग्रोथ करने वाली है एंड जो साथ ही साथ रीजनेबल प्राइसेस पे भी मिल रही है, और उनको हम लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं ताकि वो मल्टी बैगर्स बन सके। तो यही ओवरऑल फिलॉसफी है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज पेग रेशियो। तो हमें करना क्या है? तो हम जानते हैं ऐसी कंपनीज जिनका सेल्स डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है, जिनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है, वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लायक है। बट ग्रोथ इन्वेस्टिंग को करना बिना वैल्यूएशन को देखे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन डीरेट हो गई तो उस ग्रोथ का जो फायदा मिलना था वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन टूट चुकी है। तो आपको बड़ा ही ध्यान रखना है ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइसेस जैसे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में हम ग्रोथ को तो देख ही रहे होंगे, बट साथ साथ हमको कंपनी की वैल्यूएशन भी देखनी है, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं रेशियोज जैसे कि पेग रेशियो। तो पेग रेशियो हमें क्या बताता है कि मान लीजिए हम एक कंपनी के लिए 20 का पीई दे रहे हैं, तो उसका पीई हो गया 20, बट वो कंपनी जो है वो 20% से हर साल ग्रो भी करती है। तो पेग रेशियो क्या होता है? पीई बाय ग्रोथ रेट, जो रेशियो निकल के आएगा 1। तो बेसिकली हम पी रेशियो कितना दे रहे हैं एंड पर यूनिट ऑफ ग्रोथ हम कितना पी दे रहे हैं, अगर हमें वो निकालना है तो हम पेग रेशियो का यूज करते हैं। तो इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि एक कंपनी पहले तो कितना ग्रो कर रही है एंड उसका पी क्या सस्ता है या फिर महंगा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ। अगर मान लीजिए कोई कंपनी का पी ज़्यादा है बट वो हायर रेट से ग्रोथ कर रही है, तो हम उसको हायर पी देने के लिए तैयार है। बट मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसका पी रेशियो बड़ा ज़्यादा है बट उसकी ग्रोथ रेट उतनी नहीं है, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो यही हमें बताता है पेग रेशियो। पेग रेशियो जितना कम होता है एक इन्वेस्टर के लिए, उतनी ही एक बढ़िया कंपनी निकल के आ रही होती है। तो अगर पेग रेशियो आपको लेस देन 1 का मिल रहा है तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर उस कंपनी में वो ग्रोथ सस्टेन हो जाती है। तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जिसमें हम ग्रोथ एंड वैल्यूएशन दोनों के एस्पेक्ट्स को कंबाइन करेंगे एंड ऐसी कंपनीज निकाल रहे होंगे जो फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो भी करे एंड साथ में आज रिजनेबल वैल्यूएशंस पे भी हमें मिल रही हो, जिसके कारण हम बड़े मल्टी बैगर्स को ढूंढ के निकाल रहे होंगे। तो ये थे आज के हमारे 4 मेजर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज, जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ने फॉलो करा है एंड जिसके थ्रू उन्होंने कंसिस्टेंटली मार्केट में अपना पैसा कंपाउंड करा है एंड साथ ही साथ फंड मैनेज करके दूसरों का पैसा भी कंपाउंड करके दिया है। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द वैल्यू इन्वेस्टिंग, देन द ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टिंग, थर्ड वाज द क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड फिर हमने बात करी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इन्वेस्टमेंट की। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के कंक्लूजन के टुवर्ड्स। तो मैटर क्या करता है? तो आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमें अगर फिलॉसफी मिल जाए तो अल्टीमेट गेम सारा फिलॉसफी का है, बट ऐसा नहीं है। फिलॉसफी निकालना एंड फिलॉसफी ढूंढना बहुत आसान है, बट उस फिलॉसफी को कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है, एंड वहाँ पर ही अल्फा या फिर रिटर्न जनरेट होते हैं। वॉरेन बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को 60 साल तक फॉलो करा है एंड तब जाके उन्होंने इतने बेहतर रिटर्न्स से अपना पैसा कंपाउंड करा है। क्या आप एक फिलॉसफी को समझकर, सीख कर उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाएंगे क्या? यही रियल गेम्स है। तो मेजर पार्ट आपका यहाँ पर है कि कैसे आप पहले एक फिलॉसफी को आइडेंटिफाई करें जो आपको सूट करती है और उसे अच्छे से समझे, सीखे एंड लॉन्ग टर्म तक फॉलो करने का कन्विक्शन रखे। वहाँ से ही मार्केट्स में बड़ा पैसा बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।